Morning, all my dear students of class 10th. I am your English teacher, and today I'm going to teach you the very first lesson of your English literature, which is a letter to God. इसका मतलब बहुत आसान है। A letter to God यानी कि एक ख़त जो है वो अगर अल्लाह को लिखा जाए या ईश्वर को लिखा जाए तो वो क्या है? वो बात है फेथ। So this chapter is all about having faith in the Allah or in the God और इसी के बारे में ये आपको चैप्टर समझाने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं चैप्टर की शुरुआत करूं, मैंने दो एक्टिविटी अब तक की एक एक्टिविटी मैंने आपको इससे पहले कराई है और एक एक्टिविटी इसी चैप्टर पर बेस है जो अभी हम लोग नीचे जब जाएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक एक्टिविटी जो है वो अ लेटर टू गॉड से रिलेटेड यहाँ पे दी गई है और उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये चैप्टर है विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये क्लास 10th का है। इस वजह से मैं 10th के स्टूडेंट से ये सिंसियरली अपील करना चाहूँगा कि वो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुने और समझें। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो ये यूट्यूब पर हमारे चैप्टर अवेलेबल है और अभी पार्ट 1 जैसा कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज ये, तो इसको वो एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक कि उनको ना समझ में आए वो उसको दे कैन कीप ऑन लिसनिंग टू दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन, तो वो उसको सुनना जारी रख सकते हैं। मैंने एक्टिविटी में पहली जो एक्टिविटी कराई थी उसमें हमने वर्ड मीनिंग की एक्टिविटी कराई, जिसमें मैंने इससे रिलेटेड लेटर टू गॉड से रिलेटेड मैंने कुछ आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए थे जिनके मतलब मैंने हिंदी में लिख दिए थे। तो अभी आपको इस चैप्टर को समझने में वो सारे वर्ड्स मदद करने वाले हैं, वो हेल्प करने वाले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ज़रूर देखिए। अ लेटर टू गॉड में सबसे पहले आता बिफोर यू रीड कि आप इसको पूरा पढ़ें इससे पहले जो इसका क्रक्स है, इस चैप्टर का मोटा मोटा जो निचोड़ है वो क्या है वो आप समझ सकते हैं। कहते हैं कि दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। अगर इरादे मजबूत हैं तो आप पत्थरों को भी, आप माउंटेन्स को भी जो है वो हिला सकते हैं। मतलब इरादे अगर आपके मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये इसका एक मोटा मोटा मतलब है। और वही इरादे जो कि एक फार्मर में होते हैं और वो फार्मर का जो इरादा है वो इरादा किस चीज़ को लेकर के है, वो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे। लिंचो नाम का फार्मर है जो कि एक ख़त लिखता है किसको, गॉड को। और वो क्यों लिखता है, क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स है, उसकी जो फसल है, CROPS क्रॉप्स, यानी कि जो उसकी फसल है वो बर्बाद हो गई। तो अब आप ये देखिए कि ये जो स्टोरी है दिस रिवॉल्व्स अराउंड द फेथ ऑफ दैट फार्मर जिसकी क्रॉप्स जो है दैट हैव बीन र्यून्ड, वो बर्बाद हो चुकी है। अब वो क्यों बर्बाद हुई, बारिश नहीं हुई होगी या ऐसा जो कुछ भी एक नेचुरल डिज़ास्टर जो भी रहा हो, राइट, उसके वजह से। तो उसने एक फेथ लिया कि नहीं, हम अल्लाह को, हम भगवान को, ईश्वर को ख़त लिखेंगे जो मेरी फसल बर्बाद हुई है और उनसे जो है वो हम कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमको मनी के फॉर्म में या हमारी किसी भी सूरत में हमारी एक मदद करें। आस्किंग फॉर 100 पेसोस, पेसोस मतलब धन टाइप का जिसको बोल सकते हैं, पैसा बोल सकते हैं, कि आस्किंग फॉर 100 पेसोस। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर ये फेथ है जो कि लेंचो का है तो उसमें 3-4 सवाल बनते हैं। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है वो अल्लाह तक पहुँचता, भगवान तक पहुँचता, पहला। डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या जो भगवान है वो पैसा भेजता है वाकई, क्योंकि जैसा कि जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो उसने कुछ पैसों जैसे हमारे वहाँ रुपीस चलता है, ऐसे पैसो भी एक तरह का फॉर्म है मनी का, पैसे का, तो वो डिमांड करता है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि एक तो ख़त का लिखा जाना, तो क्या वो पहुँचता है वाकई गॉड को, और दूसरा ये है कि अगर वो पहुँचा तो क्या ईश्वर ने उसको पैसे भेजे। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। अब वो ये कहना, सोचो कि आपके जवाब इन सवालों के क्या होंगे। ऐसे दो सवाल कि क्या लेंचो का जो लिखा हुआ ख़त है वो गॉड तक पहुंचता है, और अगर पहुंचा भी तो क्या पैसा
उसको मिलता है, गॉड उसको पैसा देता है। तो ये सारे आंसर्स हैं ऐसे क्वेश्चंस के जो आप सोचें इसके बारे में, एंड गेस हाउ दिस स्टोरी कंटिन्यूज, और ये भी गेस करें कि ये स्टोरी कंटिन्यू कैसे करती बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, बजाय जबकि आप इसको पढ़ने वाले हैं या पढ़ने की आप शुरुआत करने वाले हैं, तो शुरुआत करने से पहले इन सारी चीज़ों के बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। अब इसमें एक एक्टिविटी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको जानना है। एक्टिविटी ये है कि पैसा कैसे मंगाया जाता है या कैसे पैसा भेजा जाता है। सो ये एक प्रोसेस है जो टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है। तो आपको हमेशा पता है कि जैसे हमारे भारत देश के अंदर पोस्ट ऑफिस होता है विच इज़ मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनेज करती है, राइट। और वहाँ पर एक एमओ चलता है जिसको मनी ऑर्डर बोलते हैं। तो मनी ऑर्डर के ज़रिए आप किसी को भी पैसा भेज सकते हैं या पैसा मंगा सकते हैं, ऐसा होता है। तो ये क्या है प्रोसेस, कैसे होता है, ये एक एक्टिविटी है जिसको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई। देखिए ये जो एक्टिविटी है मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी है इसको समझाने की कोशिश की गई है। ये देखिए इसको समझाने की कोशिश की गई, ये जो एक्टिविटी है ये, राइट, ये एक एक्टिविटी इसको समझाने की कोशिश की गई। फिर ये है, फिर इसके बाद ये होता है, ये सारा प्रोसेस है जिससे कि एक पैसा जो है जो आप भेजना चाहते हैं किसी को भी, वो उस तक पहुंचता है। अब इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ। लिखा है वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। सबसे आसान तरीका और चीपेस्ट वेज, यानी कि अगर बहुत से सस्ते तरीके हैं पैसा भेजने का, सो इट इज़ वन ऑफ देम, ये उनमें से एक है। कहा ना वन ऑफ द चीपेस्ट वेज, अगर कई तरीक़ों से पैसा भेजा जा सकता है दूसरे तक जो कि सस्ते हैं, तो उन सस्ते तरीक़ों में ये सबसे सस्ता तरीक़ा है पैसे को भेजने का जो आप किसी को भेजना चाहते हैं। और ये कैसे होता है, दैट इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये काम होता है। फिर उसके बाद अगली लाइन है, हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे। फिर सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने इस तरीके से पैसा भेजा है या रिसीव करा। तो हाँ भाई, मैंने कई बार अपने पापा के साइड से अपनी माँ को लेकर के मनी ऑर्डर करा है। सो आई नो द प्रोसेस, मुझे वो प्रोसेस पता है जो अभी आपको भी जानना है। हेयर इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तो अब बात आती है कि यहाँ क्या है जो ऐसा जो आपको करना है। कहते हैं एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस का मतलब जो सूचनाएं दी जाती हैं जो नीचे दी गई हैं ना, वो आप इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ते हैं। एंड डिस्कस विद द टीचर इन द क्लास, और क्लास में अपने टीचर से डिस्कस करते हैं, राइट। और द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के जो मतलब हैं उनको भी डिस्कस करते हैं कि काउंटर क्या है, काउंटर प्लग क्या होता है, अप्रोप्रिएट क्या है, एक्नॉलेजमेंट क्या है, काउंटर फॉइल क्या होता है, काउंटर फॉइल रिकॉर्ड क्या होता है, कंसल्ट अ डिक्शनरी। आप इन सारे वर्ड्स के लिए डिक्शनरी को या तो देखें, या तो अगर टीचर्स काबिल होगा तो वो बता देगा इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़ती है। सो आर देयर वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेजेस। ये जो वर्ड्स हैं ये क्या करस्पॉन्डिंग हैं आपकी इंग्लिश वर्ड से, मतलब क्या ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपने कभी सुना है, समझा है, या कभी इनको देखा है आपने? नहीं देखा है तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप समझें और ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेसन की शुरुआत कहते हैं इनसाइड द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के अंदर जैसे कि अभी आप देखते हैं बहुत से काम अब होने लगे, ना सिर्फ मनी ऑर्डर बल्कि वहाँ पे पैसा जमा भी किया जाता है, वो पैसा डबल भी होता है, उसका एक टाइम होता है। उसके अलावा भी आपने देखे होंगे जितने भी आधार कार्ड बन रहे थे वो सब पोस्ट ऑफिस के ज़रिए बन रहे थे। तो अब पोस्ट ऑफिस के अंदर सिर्फ जो है वो मनी ऑर्डर का ही काम नहीं होता बल्कि सेविंग्स का भी काम होता है। और भारत सरकार के बहुत से नए प्रोसेसेस जो हैं वो हेड ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस होता है वो उसके लोग करते हैं। तो उनमें से एक मामला जो है वो मनी ऑर्डर का है जो इम्पॉर्टेंट है। और जब आप पोस्ट ऑफिस के ज़रिए किसी को पैसा भेजते हैं तो आपको उस पैसे पर कुछ एक अमाउंट जो है वो पोस्ट ऑफिस को भी देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है कुछ है। अब वो क्या है इस वक्त मुझे तो नहीं पता है, बट हाँ मनी ऑर्डर जब आप लगाते हैं तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस की एक फ़ीस होती जो आपको पे करनी होती। तो कहते हैं इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड,
उस काउंटर को जाइए जो मार्क्ड है मनी ऑर्डर के नाम से, यानी कि जो काउंटर मनी ऑर्डर के नाम से उस पर आप जाइए, बाय अ मनी ऑर्डर, एक मनी ऑर्डर खरीदिए। अब ये वही अमाउंट हो सकता है जो कि एक फॉर्म की शक्ल में होता है, बाई पेइंग 50 पैसा टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर। उस ज़माने में 50 पैसे पे किया जाते थे राइट टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, जो काउंटर पर बैठा हुआ उसको 50 पैसा आप दीजिए, वो मनी ऑर्डर का फॉर्म आपको दे देगा। फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म, और जितने भी उसमें बॉक्सेस दिए, अभी बॉक्सेस नीचे आपके आएंगे, उनको आप अप्रोप्रिएटली भर लीजिए। प्रेफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स। प्रेफरेबली का मतलब होता है कि प्रेफर किया जाता है, प्रेफरेबल होता है कि आप उनको ब्लॉक लेटर्स में लिखें, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखें, ताकि स्पेलिंग एरर्स ना हो। पे द काउंटर क्लर्क, काउंटर क्लर्क को पे करिए द अमाउंट ऑफ मनी, जो पैसा आपको भेजना है। मसला आपको किसी को 500 भेजना, 1000 भेजना है, तो ये आपको अमाउंट देना पड़ेगा। टू बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेस, फिर कुछ ना कुछ उसमें चार्जेस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। जैसा मसलन 1000 रुपये, 1000 रुपये पर जो है वो 50 रुपये का अमाउंट जाना है, तो आपको 1050 रुपये का अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा उस क्लर्क को। वो क्लर्क जो है वो 1000 रुपये का अमाउंट जो है वो जो पर्सन है जिसको आप भेजना चाहते हैं वो उसको भेजेगा, उसके खाते में डलवाएगा, और 50 जो रुपए हैं वो उस पोस्ट ऑफिस की फ़ीस हो जाती है। फिर है टेक बैक द एमओ, और फिर आप जो है एमओ ले लीजिए, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड। काउंटर फॉइल का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे आप एक कोई फॉर्म भरते हैं तो नीचे एक काउंटर फॉइल होता है जो फाड़ करके आपको दे दिया जाता है, ताकि आपको एक्नॉलेजमेंट रहे कि आपने 1000 रुपये फला साहब को फला डेट में भेजे थे। इन केस वो रिसीव नहीं होते तो उसी काउंटर फॉइल के ज़रिए आप जा करके पोस्ट ऑफिस में बात कर सकते हैं। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स जिससे आप पैसा जो है वो ऑर्डर करते हैं। अब ये देखिए फॉर्म है उस ज़माने का, फॉर्म भी आप देख लीजिए। फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज दैट फॉलो द फॉर्म, यानी कि जो क्लूज हैं उन क्लूज के ज़रिए आप इस फॉर्म को भरिए जो कि इसमें दिए गए हैं। अब क्या क्या है इसमें आप एक बार फिर से देख सकते हैं। पे रुपीज़, अब कितना पैसा है पहले यहाँ पर, अब इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या आपको फिल करना है। पे रुपीज़ का मतलब आपको वो अमाउंट फिल करना है, यहाँ उसको आपको नंबर के फॉर्म में फिल करना है, फिर यहाँ जिसको भेजा जाना है उसका एड्रेस डाल देना है, जो पिन कोड वगैरह होता है वो डाल देना है, सेंडर सिग्नेचर यानी कि जो भेजने वाला उसका सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी। ये हो गया। इसके बाद एमओ आता है, डेट आती है, रुपीज़ आता है, फिर कंबाइंड ऑब्लॉन्ग स्टैम्प है, असिस्टेंट है, पोस्ट मास्टर है, रिसीव रुपीज़ है, राउंड मो, ये इस तरीके से हैं। सिग्नेचर ऑफ पे, जो पे करता है उसका सिग्नेचर हो जाएगा। इस तरीके का ये पूरा का पूरा एक फॉर्म जो होता है वो आपको भर करके, जो कि यहाँ पर डेटा स्टैम्प होता है, वो डेट स्टैम्प होता है, वो डेट स्टैम्प के साथ लगा करके सिग्नेचर ऑफ पेई जो पे करने वाला है वो उसका सिग्नेचर हो करके, और आपको काउंटर फॉइल जो है वो आपको दे दिया जाता है। एमओ एक्नॉलेज, ये एमओ एक्नॉलेजमेंट है, ये वही काउंटर फॉइल है जो यहाँ से देख रहे हैं ना, ये यहाँ से फाड़ करके आप तक भेज दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। अब इसी के ज़रिए आपको कभी भी अगर कभी ज़रूरत हो तो आप जा करके उनसे बात कर सकते हैं, अगर वो पैसा जो है नहीं पहुँच पाता है तो ये आपका जो है वो पूरा का पूरा एक फॉर्म है जो आपको काउंटर फॉइल होता है और ये आपको दे दिया जाता है। अब ये है आपका एक जो मैंने आज आपको इस लेसन में एक्टिविटी के बारे में बता दिया है, और कल मैं आपको इस लेसन की शुरुआत कराऊंगा, और ये लेसन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा एंड होपफुली यू विल लाइक इट, क्योंकि 14 मिनट का भी वीडियो हो चुका है, और कम से कम इसमें अगर हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने का मतलब कि हमें कम से कम 2 पैरा तो आज ख़त्म करने ही करने चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो ये मैं थोड़ा सा आपको मैं ये चैप्टर पढ़ा सकता हूँ, अभी भी वक्त है, 14 मिनट हुए हैं। चलिए थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला है द हाउस। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक ऐसा घर जो कि उस पूरी वैली, यानी कि एंटायर का मतलब होता है पूरा, और वैली का मतलब होता है घाटी, मतलब
एक ऐसा घर या वही घर जो उस पूरे वैली में था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मतलब होता है, क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, और ये घर जो था ये कुछ एक लो हिल है, उसके बिल्कुल एकदम चोटी पर, उसके क्रेस्ट पर ये घर बना हुआ था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest। कितनी अच्छी तरीके से अंग्रेजी लिखी जाती है, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो मज़ा आ जाए। फ्रॉम दिस हाइट, जैसे ना कि जब आप ऊंचे से नीचे को जाएं, जैसे आप कभी मनाली वगैरह गए तो आप देखिए ऊपर आप जाएंगे, राइट, क्रेस्ट पे यानी कि शिखर पर होंगे, फिर आप नीचे देखिए तो आपको नीचे की जो फसलें होती हैं, जो जो खेतों में जो लगी हुई फसलें होती हैं, वो कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी लगती हैं। और आपने कई बार देखा होगा कि जो झरना होता है, जो बारिश होती है, बारिश क्या होती है कि ऊपर से हो रही तो वो ऊपर से होते हुए नीचे जाती है, और जाते हुए जो है वो खेतों को जो है वो अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं जो है वो वेट करती है, गीला करती है, नम करती है, और जो बारिश की ज़ोर जैसा कि खेतों को होती है उनको वो मिलती है, और मिलने के बाद फिर वहाँ पर आप देखते हैं कि लहलहाते खेत हैं, उसी में अच्छी फसल होती है। तो ये एक पूरा का पूरा मंजर इस लाइन से है कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड। यानी कि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, आप ऊपर से देखेंगे तो जो नदी है उसको आप देखेंगे, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। राइप कॉर्न, राइप का मतलब पके हुए, कॉर्न आपको पता है मक्का, डॉटेड का मतलब पूरी तरीके से फैले हुए, छितराए हुए आपको दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? विद द फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा वायदा करता है, या देखने वाले को हमेशा ये लगता है कि इस बार बारिश या नदी का जो पानी है जो कि ऊपर से नीचे हमारे खेतों को जा रहा है, ये हमको वायदा करता है कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है, बहुत अच्छा कहीं ना कहीं हार्वेस्ट हमको मिलने वाला है, ये हमेशा प्रॉमिस करता है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। अगर सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत होती है उस हार्वेस्ट को समझने की, या उस अच्छी खेती को समझने की, तो वो ये होता है कि उसमें पानी की ज़रूरत होती है, दैट हैज़ टू डाउनपोर। वो कैसे होता है? वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है, और या एक बार बारिश हो जाए, एक बार शावर हो जाए, अल्लाह ईश्वर जो है एक बार बारिश कर दे तो भी आपकी फसल जो है वो लहलहाने लगती है। अब होता क्या है आप समझें, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह तक लेंचो, राइट, जो कि किसान है, who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। अब ऐसा कुछ अगर मामला हो तो आपको ये उम्मीद होती है कि आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन थ्रू आउट द मॉर्निंग, जो पूरी की पूरी सुबह, यानी कि अब अगर एक वक्त है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, दैट इज़ थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह तक लेंचो जो कि जानता है कि उसकी फील्ड जो है वो इंटीमेटली है। इंटीमेटली का मतलब होता है कि एक तरीके से परिचित है। अब वो परिचित का मतलब यहाँ पर क्या, जो जैसा मैंने आपको बताया था, वो है कि हमें हमेशा जो है वो स्काई को, यानी कि आसमान को जो है वो निहारते रोज़ाना होता है। यानी कि हम हमेशा जो है वो ऐसी चीज़ों के लिए, या तो शावर, या तो बारिश हो जाए, या तो नदी का पानी जो है वो सीधे हमारे खेतों में जाए, तब एक अच्छी जो है वो कहीं ना कहीं फील्ड जो है वो तैयार हो पाती है, या अच्छी क्रॉप तैयार हो पाती है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो कि अपनी फील्ड को पूरी तरीके से जानता है, had done nothing else, उसने कुछ नहीं किया है, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कि वो स्काई यानी कि आसमान को देखे, और कैसे देखे? नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, इस तरीके से वो देखता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन सेड, मतलब जैसा कि उसको पता है कि आसमान, जैसे बारिश जब होती है तो आपको एक अंदेशा हो जाता है कि हाँ बारिश होने वाली है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो उसकी बीवी होती है, जो लिखा ना वुमन, वो क्या कहती है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब जो बादल छाए या जैसा माहौल, जैसा मौसम
इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है, उसके हिसाब से उसका ये कहना है कि हमें लगता है कि अब बारिश होगी, अब हमको पानी मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो जो औरत जो कि प्रिपेयर करी सपर, सपर एक तरह का खाना होता है, रिप्लाइड, वो जवाब देती है और कहती है यस गॉड विलिंग, मतलब अगर ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो एक बड़ा बच्चा था या बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, यानी कि वो जो है वो खेत के किनारे, वो घर के किनारे जो है खेल रहे थे, वो तब तक खेल रहे थे जब तक कि वो औरत उनको जो है बुला ना ले, कम फॉर द डिनर, कि मतलब डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये वक्त था जब खाने का था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने प्रेडिक्ट किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, लग रहा है कि बड़ी ज़ोर से बारिश होने वाली है या बारिश होगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उसने ये कहा, उसने प्रेडिक्ट करा कि नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक बड़े घने बादल जो हैं छाए हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये बारिश को लेकर के कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं, यानी कि बारिश होने वाली। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो पूरी तरीके से फ्रेश थी और स्वीट थी, मतलब ये कुछ ऐसे वेदर की बात कर रहे हैं जो वेदर बिल्कुल ये प्रेडिक्शन उसके बारे में ये किया गया, ये प्रेडिक्शन यानी कि ये आंका गया कि इस तरीके का मामला हो रहा है कि 9 से लेकर के ईस्ट तक बादल उठ रहे हैं और बहुत अच्छी हवा, फ्रेश हवा और खुशबूदार हवा चल रही है, स्वीट हवा चल रही। तो इससे ये लग रहा है कि जो बादल हैं वो अप्रोच कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बड़ी ज़ोरदार बारिश होने वाली है, इस तरीके का मामला होता है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न than to have the pleasure of feeling the rain on his body। जो आदमी था, जो लेंचो था, वो किसी और दूसरे वजह से बाहर नहीं गया था, वो सिर्फ और सिर्फ बारिश जो कि होने वाली थी उसको अपने जिस्म पर उसका मज़ा लेने के लिए वो बाहर जाता है। When he returned he exclaimed, जब वो वापस होता है तो वो एक्सक्लेम करता है, एक्सक्लेम का मतलब वो ये बात कहता है दैट दीज aren't रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स जो हैं वो नहीं हैं जो बादलों से जो है वो हो रही, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो कुछ कॉइन्स लग रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट हैं। 10 सेंट, 10 का मतलब 10, और सेंट आपको पता है जो एक पैसा होता है ना, सेंट पीसेस ये हैं, और जो छोटी वाली हैं वो 5 सेंट है। तो ये जैसा मुद्रा होती है ना, तो सेंट का मतलब मुद्रा है। तो वो ये कहता है कि व्हेन ही रिटर्न, वो जब वापस होता है यानी कि घर के अंदर आता है, तो वही कहता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से आ रही, ये तो कुछ कॉइन्स हैं, कुछ सिक्के हैं, और बड़ी बड़ी जो ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस की हैं, यानी कि उनका एक एक जो सिक्का है वो 10 सेंट का है, और जो छोटी वाली जो बारिश की जो छोटे वाले जो हैं वो 5 सेंट के जो हैं वो पीसेस लग रहे हैं। तो आज जो आपको मैंने पढ़ाया है, ये मैंने 2 पैरा आपको पढ़ा दिए हैं, तो अभी आप इसको एक्टिविटी से लेकर के इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।